Hello and welcome back to the channel. This is the last chapter of the syllabus, that is chapter number 10 of history, India after independence. So as usual, before going to the chapter explanation, we'll discuss the glossary, some words which I feel that you may find it difficult to understand. So let us start. Rehabilitation, इट मीन्स इम्प्रूवमेंट, पुनर्वसन की बात है। इस चैप्टर में हम जब देखेंगे कि व्हेन देयर वाज पार्टीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, सो एट दैट टाइम द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज ऑफ द रिहेबिलिटेशन ऑफ द रेफ्यूजीज दैट वर कमिंग फ्रॉम द देन इंडिया टू करंट इंडिया। प्लूरलिज्म, इट मीन्स बहुमतवाद, प्लूरल मीन्स बहुमत, तो बहुमतवाद क्या होता है? अ कंडीशन और सिस्टम इन विच टू और मोर स्टेट्स, ग्रुप्स, प्रिंसिपल्स, रिसोर्सेज ऑफ अथॉरिटी एटसेट्रा को एग्जिस्ट, सो दैट इज कॉल्ड प्लूरलिज्म। एक से ज़्यादा स्टेट्स, ग्रुप्स, प्रिंसिपल माने सिद्धांत, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी एटसेट्रा वहाँ पे जहाँ पे हो, दैट इज कॉल्ड प्लूरलिज्म। यहाँ पे तीन तरह की गवर्नमेंट होती है, दैट यू नो वेल, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। Assimilate, it means to integrate, एक करना। Exceed, it means to agree। Curb, control करना। Truce, truce is the meaning of peace agreement, right? शांति करार जिसको कहते हैं। Expel, निकाल देना, drive out। Intact माने as it is, चीज़ को without any change और updation, डैमेज या ब्रोकन किए बिना, अनहार्म, वो है इंटेक्ट। इंडिस्पेंसेबल, इट मीन्स क्रूशियल, वाइटल या नेसेसरी। एनश्राइन, एनश्राइन का मतलब होता है प्रिजर्व करना या प्रोटेक्ट करना। प्रिविलेज, उसका मतलब होता है बेनिफिट, वेरी कॉमन। अमेलियोरेट, उसका मतलब होता है इम्प्रूव या अपग्रेड, स्थिति को सुधारना, दैट इज अमेलियोरेट। फॉरबिडन, प्रतिबंधित, बैंड, नॉट अलाउड, इलीगल, वो है फॉरबिडन। मल्टीलिंग्वालिज्म, मल्टी इट मीन्स अनेक, और लैंग्वेज, लिंग्वा मतलब लैंग्वेज, इज़म मतलब उसका वाद, जहाँ पे एक से ज़्यादा लैंग्वेज को एग्जिस्ट करती हो। भारत में बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, दैट इज़ मल्टीलिंग्वालिज्म। कॉम्प्लीमेंट्री, काइंड और एडमायरिंग, काफ़ी अच्छा, कॉर्डियल हो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। फोस्टर इज द मीनिंग ऑफ प्रमोट और टू एनकरेज, राइट? प्रमोट करना, एनकरेज करना। वीड आउट, इट मीन्स रिमूव या गेट रीड ऑफ, राइट? सो दिस इज द स्मॉल ग्लोसरी ऑफ द चैप्टर नंबर 10. लेट अस मूव टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. सो चैप्टर नंबर 10 ऑफ हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का भारत, राइट? सो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. इट इज़ पार्टीशन एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, शरण में आए लोग, उनका पुनर्वसन, और पार्टीशन कैसे हुआ वो। फैक्शंस इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय में भारत में जो कुछ भी हुआ उसका कुछ फैक्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, एंड चैलेंजेस फेसिंग कंटेम्पररी इंडिया, आज का इंडिया जो है क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। डॉक्टर आम्बेडकर, ये हिस्ट्री मेकर में ऑब्वियसली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो डॉक्टर आम्बेडकर विल बी देयर. He was a noted scholar, lawyer and champion of rights of the so-called lower caste. वो एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, माने विद्वान थे, वकील भी थे, और लोअर कास्ट के राइट्स के लिए वो चैम्पियन माने जाते थे, उनके हक के लिए लड़ते थे, बोलते थे. He was one of the founding fathers of Republic of India. भारत के आज़ाद भारत के फाउंडिंग फादर्स, उनके नींव रखने वाले में इनका नाम लिया जाता है, B.R. आम्बेडकर. played a pivotal role in drafting the Constitution of India.
भारत का संविधान लिखने में, ड्राफ्ट करने में उन्होंने अपना अहम रोल निभाया। ही वॉज ऑल्सो इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। आज़ाद भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री जो थे वो अम्बेडकर जी थे, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फिर मल्टीलेटरलिज्म एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में करेंगे, एंड लास्ट में इंडिया इन द वर्ल्ड, आज हम कहाँ हैं और वर्ल्ड की कंपैरिजन में हम कहाँ पे स्टैंड अपना रखते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश राज के सामने बहुत बड़ी स्ट्रगल करने के बाद, बहुत ही मेहनत करने के बाद, इंडिया फाइनली बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 में फाइनली हमें आज़ादी मिल गई। हाउएवर इंडिपेंडेंस केम एट द एक्सपेंस ऑफ पार्टीशन एंड ऑल्सो विथ अ नंबर ऑफ चैलेंजेस अहेड फॉर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ कंट्री। हालांकि आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी मिली उसके बदले में हमें काफ़ी कुछ चुकाना पड़ा, जैसे कि पार्टीशन हुआ, और उसके बाद आज़ादी की नींव रखने वाले भारत देश को एक नई राह दिखाने वाले फाउंडिंग फादर्स के सामने भी कई सारी चैलेंजेस थी। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट द कंट्री फेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हाउ द फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट टैकल देम, एंड द डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन मोर देन 7 decades सिंस इंडिपेंडेंस। यह चैप्टर में हम देखेंगे कि कंट्री भारत ने इंडिपेंडेंस के टाइम माने आज़ादी के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, या उसके बाद पहली भारत की जो आज़ाद भारत की पहली गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किए, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि 7 दायके बीत चुके हैं, 7 दशक, 7 decades, 70 साल से भी ज़्यादा। तो उन 70 सालों में हमने डेवलपमेंट क्या क्या किया, राइट, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज पार्टीशन एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज माने शरण में आए लोग। तो पार्टीशन हुआ और उसके बाद रिहेबिलिटेशन करना था, पुनर्वसन करना था। Soon after the declaration of partition, India and Pakistan saw the worst ever communal riots. पार्टीशन के डिक्लेरेशन के बाद, पार्टीशन हो गया उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने सबसे खराब कौमी दंगे देखे। एज ए रिज़ल्ट, उसके रिजल्ट स्वरूप मिलियंस ऑफ पीपल ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर वेर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स। लाखों लोगों, बॉर्डर की दोनों साइड, ना सिर्फ इंडिया बट पाकिस्तान में भी लाखों लोगों को अपने घर, जमीन जायदाद छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया गया। As many as 8.5 million people migrated to India। उस समय में तकरीबन 85 लाख लोग इंडिया माइग्रेट होकर आए, स्थानांतर किया गया उनका। वो फोर्सफुली ही था, क्योंकि तब चॉइस दिया गया था कि जिनको जहाँ पे रहना है वो रहेंगे, सिर्फ 2 कंट्री बन रहे, बट उसके बाद तो पूरा खराब पॉलिटिक्स निकल पड़ा। टू प्रोवाइड देम विथ इमीडिएट रिलीफ, शेल्टर एंड एम्प्लॉयमेंट, अ रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड। उनको राहत, उनको घर या फिर छत देने के लिए और काम देने के लिए रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री क्रिएट किया गया तुरंत। न्यू टाउनशिप्स एंड कॉलोनीज वेर डेवलप्ड टू रीसेटल देम। उनको रीसेटल करने के लिए नई नई टाउनशिप्स एंड कॉलोनीज को डेवलप किया गया उनको, क्योंकि पुनर्वसन करना था, अपनी घर, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़कर आए थे। एज अ फाइनेंशियल हेल्प, लोन्स वेर गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स टू द माइग्रेंट्स फॉर स्टार्टिंग बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। तो फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, माने मनी की हेल्प करने के लिए लोन्स दिए गए स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा माइग्रेंट्स को, और वो लोन किस मकसद के दिए गए थे, बिजनेस या इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। ग्रेजुअली द डिस्प्लेस्ड पीपल वेर असिमिलेटेड इनटू द इंडियन सोसाइटी। धीरे धीरे डिस्प्लेस्ड पीपल माने जो
बेघर लोग थे वो भारत के समाज में, सोसाइटी में घुल मिल गए, राइट, वो धीरे धीरे वो सब कुछ होने लगा। फैक्शंस इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम पे इंडिया जो था, राइट, उसका क्या स्टेटस था, राइट। So at the time of partition, there existed in India two special groups of territories. पार्टीशन के समय जब इंडिया में उन दिनों दो तरह के टेरिटरीज ग्रुप्स थे, द प्रिंसली स्टेट्स एंड द फ्रेंच एंड पोर्टुगीज टेरिटरीज, राइट। एक थे प्रिंसली स्टेट्स और दूसरे थे फ्रेंच और पोर्टुगीज टेरिटरीज, दो तरह के थे। द प्रिंसली स्टेट्स, some 560 of them were given the choice of joining either India or Pakistan. 560 रजवाड़ा, प्रिंसली स्टेट माने रजवाड़े, उनको चॉइस दिया गया कि या तो आप भारत में जुड़ जाओ या तो फिर आप पाकिस्तान में जुड़ जाओ, ये चॉइस दिया गया। 3 princely states, Junagadh, Kashmir and Hyderabad, initially did not agree to become part of the Indian Union. 3 ऐसे स्टेट थे जो कहीं ना कहीं उसके आसपास के सैकड़ों स्टेट्स ने इंडिया में अपनी दावेदारी जो है वो रजिस्टर कर दी थी, लेकिन ये कहीं बीच के थे, जैसे कि जूनागढ़ सौराष्ट्र के बीच में है, कश्मीर जो है वो एक है बॉर्डर स्टेट, बाकी हैदराबाद भी साउथ इंडिया के बीच में है। तो ये तीनों ने शुरुआत में तो इंडिया में मिल जाने का मना किया था, उन्होंने अपना इच्छा दर्शाई थी कि वो पाकिस्तान में जुड़ना चाहते। द नवाब ऑफ जूनागढ़ इनिशियली वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, शुरुआत में तो जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान में ज्वाइन होना था। इन February 1948 द पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेहनत की, हालांकि ये सब कुछ 562 रजवाड़ा को एक करने का काम उन्होंने ही किया, तो यहाँ पे जूनागढ़ में भी उन्होंने जनमत लिया था, जनमत संग्रह किया था कि भाई आप वोट कीजिए आपको कहाँ पे जाना है। तो लोगों ने तो इंडिया में ज्वाइन करने की वोटिंग किया था, तो उसके बाद जूनागढ़ जो है वो इंडिया में ज्वाइन हो गया। हैदराबाद वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। हैदराबाद एक्सीडेड to India post 1948 after Indian troops helped curb the increasing lawlessness in the Nizam's territories. हैदराबाद ने भी भारत में ज्वाइन होने का निर्णय लिया, बट उसके पहले उसने मना किया था और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ट्रूप्स भेजे, भारत की फौज भेजी और उसमें निज़ाम की जो हैदराबाद के निज़ाम का जितना एरिया था उसमें लॉलेसनेस बढ़ गया था, कायदे कानून का कुछ रहा नहीं था और वहाँ पे बहुत परेशानी बढ़ गई थी। तब इंडियन ट्रूप्स वहाँ पे गई, कंट्रोल किया और उसके बाद हैदराबाद भी इंडिया में ज्वाइन हो गया। कश्मीर, द रूलर ऑफ कश्मीर महाराजा हरी सिंह हैड सीक्रेट प्लान्स ऑफ रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। उनका एक प्लान था कि भाई हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते, हमें ना इंडिया में ना पाकिस्तान में जुड़ना है। In 1948, post the Indo-Pakistan War, the United Nations truce froze the battle line as the line of actual control between India and Pakistan. 1948 में इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन ने पीस एग्रीमेंट किया और उस पीस एग्रीमेंट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ड्रॉ किया गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और आज वही LOC कहलाती है, राइट। यहाँ पे देखिए डिस्प्लेस हो रहे हैं लोग, राइट। ओके, सो लेट अस मूव नेक्स्ट। द फेट ऑफ अदर कॉलोनियल पोजीशंस इन इंडिया। यहाँ पे हमने देखा इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन की बात, अब हम देखेंगे कि बाकी पोजीशंस का क्या हुआ था इंडिया में। इन 1954 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट अंडर विच द फ्रेंच रूल in all the territories came to an end. 1954 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फ्रांस ने एक एग्रीमेंट किया जिसमें फ्रेंच रूल जो है वो पूरा इंडिया में जहाँ जहाँ पे फ्रेंच रूल था वो एंड हो गया, ख़त्म हो गया। दादरा नगर हवेली वेर लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्टुगीज इन 1948-49। दादरा नगर हवेली में पोर्टुगीज थे, उनसे भी आज़ाद करवाया और इंडियन आर्मी ने
पोर्टुगीज़ को गोवा में से भी 1961 में निकाल दिया। सो विद दिस द होल ऑफ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड यूनाइटेड। उसके साथ ही पूरा भारत आज़ाद हो गया। पहले थोड़ा हिस्सा ऐसा था वो आज़ाद नहीं था, उसके बाद पूरा भारत आज़ाद हो गया। ये जो एक लेटर है जो भारत के पहले आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने ये जो है वो पढ़ा था, राइट। ओके, सो in this first video the discussion is up to this. In the next video we will discuss about pluralism, democracy and development. So see you in the next video. Thank you.